आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी क्या सच में शांति दूत बनकर यूक्रेन के दौरे पर गए थे, शांति समझौता लेकर जंग के बीच में पहुंचे थे, या फिर भारत की गुट निरपेक्ष छवि बनी रहे उसमें संतुलन बनाने यूक्रेन के दौरे पर गए थे? ये सवाल मोदी के दौरे के बाद से उठना शुरू हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आज जिस अंदाज में मोदी और जेलेंस्की मिले, मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया या फिर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा है, क्या ये एक युद्ध पीड़ित देश के अध्यक्ष को सांत्वना देने के जैसा था, या फिर मोदी ने जेलेंस्की के कंधों पर हाथ रख बिग ब्रदर की भूमिका निभाई और समझाने की कोशिश किया कि अमेरिका और नाटो के चक्कर में और कितना बर्बाद होना बाकी है? क्योंकि मोदी के दौरे पर नजर न सिर्फ यूक्रेन की टिकी थी बल्कि रूस भी नजरें गड़ाए हुए था। यूएन संभावना तलाश रहा था तो चीन इससे तिलमिलाया हुआ था। आज हम आपको मोदी के दौरे की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मोदी ने जेलेंस्की से मिल गले लगते हुए क्या कहा और क्या अब युद्ध को रोकने के लिए बुद्ध की धरती से, योग नीति से विश्व को एक करने वाले मोदी बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहे हैं। आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे चलेगा। क्या वाकई में मोदी बिग ब्रदर की भूमिका में? इसको समझने के लिए आपको 4 सालों के दौरान मोदी और जेलेंस्की की मुलाकातों को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 साल 4 मुलाकात, समाधान पर बात कितनी बार हुई, कैसे हुई, जरा देखिए। 4 बार मुलाकात हो चुकी है। 2 नवंबर 2021 को सीओपी 2021 ग्लासगो के अंदर जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीर है। इसके बाद 20 मई 2023 को G7 समिट हिरोशिमा के अंदर जो हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसके बाद जरा देखिए 14 जून 2024 को G7 समिट इटली के अंदर जो हुई उसके दौरान की तस्वीरें, और यहां जंग के मैदान में इस दौर तक यूक्रेन आ चुका था, यहां भी समझौते की बात की गई थी। उसके बाद 23 अगस्त 2024 कीव यूक्रेन के अंदर इस तरीके से कंधे पर हाथ रखा गया और उसके बाद बातचीत हुई। हालांकि जो बातचीत हुई उसके बाद दोनों देशों की तरफ से जो बताया गया उसमें यह नहीं बताया गया कि क्या वाकई में भारत ने शांति समझौता यूक्रेन के सामने रखा। क्या युद्ध के बीच में बुद्ध की जो भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, क्या उसमें सफल हो पाए? जो दुनिया को बताया गया वो थे दरअसल 4 समझौते। तो जो 4 समझौते जो दुनिया को बताए गए, जरा उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि वो 4 समझौते कौन कौन से थे। जरा देखिए, सबसे पहले कृषि को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है संस्कृति और मानवीय सहायता, और चौथा है खाद्य उद्योग। ये 4 वो समझौते जिनके बारे में बताया गया। इसमें एग्रीकल्चर आप यूक्रेन का लीजिए, भारत का लीजिए, काफी संपन्न और दोनों देश एग्रीकल्चर पर काफी हद तक निर्भर है। अगर आप बात करेंगे चिकित्सा की, मेडिकल एंड हेल्थ की, तो भारत से काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यूक्रेन के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा संस्कृति और मानवीय सहायता, इसका जिक्र हमेशा भारत करता है, चाहे वो कोई भी देश हो। कोरोना के काल के अंदर भी हमने मानवीय सहायता में एक वैश्विक पहचान बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा मानवीय सहायता की ही जरूरत है या उससे ज्यादा एक समझौते की जरूरत है? बहरहाल इस पर आगे बढ़े उससे पहले जो ये 4 समझौते जो दुनिया को दिखाने के लिए किए गए, जो दुनिया को यह समझाने के लिए किए गए कि इस पूरे विजिट का मकसद दरअसल कृषि, चिकित्सा, मानवीय समझौते, खाद्यान्न और संस्कृति को बढ़ाना है, ऐसा संभव नहीं। एक देश जो जंग के मैदान में है वो जंग में सहायता चाहता है या जंग को समाप्त करना चाहता है, लेकिन जो ये 4 समझौते किए गए ये कैसे पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर भी एक रणनीति सामने आई, जिसमें दरअसल जो कहा गया वो कुछ इस तरीके से है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों का संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा। इसका कार्य है चिन्हित क्षेत्रों में सहयोग की योजना पर चर्चा करना,
निर्धारित कार्यों के एग्जीक्यूशन की निगरानी करना। गठित कार्य समूह के बीच हर 2 साल में बारी बारी से बैठकें होंगी, यानी एक बार भारत के अंदर, एक बार यूक्रेन के अंदर। यह समझौता अब से अगले 5 सालों के लिए लागू रहेगा, यानी मानकर चलिए लगभग 2 से 3 मुलाकात और हो सकती है। इसके बाद 5 सालों के लिए इसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए दोनों की परमिशन जरूरी होगी, लेकिन इस समझौते को किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है और इसके लिए किसी एक पक्ष को अधिसूचना जारी करनी होगी। अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के बाद यह समझौता अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या वाकई में जो 4 समझौते बताए गए, मकसद वही 4 समझौते थे? इसको समझने के लिए आपको वहां की मीडिया को समझना पड़ेगा कि वहां की मीडिया क्या कह रही है। यूक्रेनी मीडिया के साथ ही शुरुआत करते हैं। जरा देखिए यूक्रेन की मीडिया इस पूरे दौरे को लेकर क्या कह रही है। जो यूक्रेनी मैक्सिमम जो मीडिया है वो दरअसल कह रही है कि भारत की भूमिका रूस और पश्चिम देशों के बीच रस्सी पर चलने जैसी है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि भारत उस तरीके से है कि अगर इधर जाता है तो उसको थोड़ा नुकसान होगा, उधर जाता है तो उसको नुकसान होगा, और ये एक ऐसी भूमिका है जो रस्सी पर चलने के जैसी है। दूसरी तरफ जो कीव इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट है वो क्या कह रही है कि क्या यूक्रेन पुतिन और मोदी के साथ में दरार डाल सकते हैं। यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट है कि क्या वाकई में जो जेलेंस्की से मुलाकात हो रही है उसके बाद पुतिन और मोदी के साथ यानी कि उनकी दोस्ती के अंदर दरार डाली जा सकती है। ये स्टेटमेंट्स हैं यूक्रेन की मीडिया के। लेकिन ग्लोबल टाइम्स, चीन का सरकारी अखबार, यह क्या कह रहा है इस मुलाकात के बारे में, इसको भी जरा पढ़िए। उसके बाद हम आपको बताएंगे रूस का अखबार क्या कह रहा है, क्योंकि रूस क्या सोच रहा है, मित्र रूस क्या सोच रहा है, यह भी सोचने की जरूरत है। बहरहाल ग्लोबल टाइम्स से चीन का जो सरकारी अखबार है वो लिख रहा है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा इस योग डिप्लोमेसी का प्रतीक है, जिसका मकसद रूस और यूक्रेन दोनों के साथ जुड़ने की देश की क्षमता को दिखाना और रूस की पिछली यात्रा को लेकर कई पश्चिमी देशों की चिंताओं को कम करना है। हालांकि मोदी का यह दौरा युद्ध में बढ़ते संकट को कम करने में कोई अहम भूमिका नहीं निभाएगा, यह चीन कह रहा है तिलमिलाते हुए, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर बिग ब्रदर की भूमिका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी वैश्विक स्तर पर नजर आते हैं तो वहां से न सिर्फ चीन का रुतबा कम होगा बल्कि अमेरिका जो अपनी चौधराहट वैश्विक पटल पर रखता है वो भी कम होती नजर आएगी और भारत का सर बढ़ता नजर आएगा। लेकिन इस सब के बीच में रूसी वेबसाइट क्या कह रही है, यह भी इंटरेस्टिंग है। जरा देखिए जो रूस की प्रमुख वेबसाइट्स हैं, जो साइट्स हैं, वो क्या कह रही हैं। आरटी रूसी न्यूज वेबसाइट वो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर अमेरिका की खुशी। अमेरिका की खुशी किस लिए कह रही है? वो इसलिए कह रही है दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो अमेरिका चिढ़ा था, अमेरिका नाराज हुआ था। उसने नाराजगी में भारत पर टिप्पणी भी की थी, यहां तक कि यूक्रेन ने भी टिप्पणी की थी और जेलेंस्की ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि भारत उस तरफ जा रहा है जहां खून से हाथ रंगे हुए हैं। इसके अलावा जरा देखिए ताश रूसी न्यूज एजेंसी वो क्या लिख रही है कि भारत नहीं पेश करेगा शांति समझौता, इशारा करेगा कि वो शांति वार्ता में भूमिका निभाने को तैयार है। ये रूसी न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया है। इसका मतलब वहां की एक एजेंसी ये मानती है कि भारत समझौते की मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा शांति समझौता नहीं है जो वो यूक्रेन के पास लेकर जाए, यूक्रेन सहमत हो जाए और उस पर कमाल की बात है कि रूस भी सहमत हो जाए। इसके अलावा द मॉस्को टाइम्स रूसी मीडिया वो क्या लिख रहा है कि मोदी की मध्यस्थता नहीं, संदेशवाहक के जैसा, मोदी रूस के नजदीक, यूक्रेन की नहीं। वहां स्थिति एक तरीके से स्पष्ट है। वो जानते हैं कि जो भूमिका इस वक्त दिखाई दे रही है मोदी की वो गुटनिरपेक्ष भूमिका है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कई मंच पर यह कह चुके हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि भारत का अपना एक पक्ष है और वो पक्ष दरअसल शांति की तरफ है। तो क्या वाकई में शांति की तरफ जो पक्ष है वो यूक्रेन और रूस के बीच की जंग को रोक सकता है? बहरहाल जो बिग ब्रदर की भूमिका में मोदी नजर आए, उसमें जो फोटो नजर आए, जिस तरीके से जेलेंस्की से गले मिले, जिस तरीके से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा गया, इसको लेकर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां की, जो विदेश नीति को समझते हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां की।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दरअसल वो कम्युनिकेशन जो हमारी बॉडी के जरिए सामने आती है, और विज्ञान कहता है कि हम जबान से सिर्फ 5% बोलते हैं और 95% हमारा शरीर बोलता है। तो जो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं वो मोदी के जेलेंस्की के साथ की मुलाकात को किस तरीके से बता रहे हैं, यह भी हम आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में मोदी बिग ब्रदर की भूमिका, मोदी जिस अंदाज में जेलेंस्की से मिले, उन तस्वीरों का वैश्विक स्तर पर विश्लेषण हो रहा है। कोई कह रहा है कि मोदी ने दुनिया को इशारा किया है, इशारा कि भारत यूक्रेन के बुरे वक्त में साथ खड़ा है। इस बुरे वक्त में अगर यूक्रेन चाहे तो बड़े भाई की भूमिका भारत निभा सकता है। बड़े भाई की भूमिका यानी कि शांति के पथ पर आगे चलने में मदद करना। इस तस्वीर का एक और विश्लेषण हुआ जो अमेरिका चीन को चुभ रहा है। इसके मुताबिक भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बन रहा है। एक वक्त में यह भूमिका तथाकथित तौर पर अमेरिका निभाता था। अमेरिका को यह तस्वीर इसलिए भी चुभ सकती है क्योंकि अगर शांति स्थापित हुई तो अमेरिका का मकसद अधूरा रह जाएगा। पहला मकसद रूस तक नेटो की सेना को पहुंचाना और दूसरा मकसद हथियारों की सप्लाई पर रोक लगना। साथ ही यह तस्वीर क्या इस तरफ भी इशारा कर रही है कि जहां मोदी जेलेंस्की को समझा रहे हैं कि जंग का कोई फायदा नहीं, युद्ध नहीं, शांति जरूरी है, और अमेरिका कठपुतली की तरह यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जब मोदी जेलेंस्की से गले मिले तो तस्वीर को आप जूम करके भी देखिएगा, जेलेंस्की की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे और भावुक नजर आएंगे। उनकी आंखों में दर्द दिखाई देगा, मानो भारत से सहयोग मांग रहे हो, मोदी को बता रहे हो कि वो अमेरिका के जाल में फंस चुका है, उसको इस तरीके से निकाला जाए जहां यूक्रेन की संप्रभुता भी बच जाए और रूस भी मान जाए और ये जंग भी खत्म हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्योंकि उम्मीद न सिर्फ यूक्रेन लगा रहा है, न रूस लगा रहा है, न शांति प्रिय देश लगा रहे हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी यही उम्मीद मोदी से लगा रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी समझिए कि एंटोनियो गुटेरेस क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की मदद कर सकती है। यूएन भी इस उम्मीद में है कि मोदी ही शांति दूत हैं। यूएन भी इस उम्मीद में है कि यूक्रेन और रूस को एक टेबल पर अगर कोई ला सकता है, शांति बहाली कर सकता है, जंग के मैदान में बहते लहू को रोक सकता है, तो वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन क्या वाकई में मुमकिन है? यह सवाल गंभीर है, क्योंकि यह दौरा खत्म होने के साथ साथ तस्वीरें आई और चली गई, घोषणाएं हुई और चली गई, लेकिन जो कारकस तक यूक्रेन की सेना घुसी हुई है और रूस की तरफ से 2 दिन पहले बयान दिया गया कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या वाकई में उस तल्ख लहजे के बीच में शांति की बात की जा सकती है? सवाल यह भी कि रूस की तरफ से जो कहा गया कि मोदी रूस के ज्यादा नजदीक है, यूक्रेन के नहीं, और यूक्रेन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का स्वागत कर रहा है, जबकि न जाने कितने मौके ऐसे आए जब यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। 370 हटने के दौरान यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के वक्त यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। परमाणु परीक्षण के दौरान यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच लगभग $3 बिलियन के आसपास का व्यापार होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहतरीन गिफ्ट जेलेंस्की को दिया। वो गिफ्ट दरअसल भीष्म क्यूब है। अब ये भीष्म क्यूब क्या है और क्या प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को युद्ध के मैदान में आपदा में अवसर के तौर पर तलाश रहे हैं? इसको समझने के लिए जरा समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को जो गिफ्ट दिया है, जिसे भीष्म क्यूब कहते हैं, वो क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खास गिफ्ट देते नजर आए। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब पेश करते नजर आए। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है, जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है।
भीष्म क्यूब एक उन्नत पोर्टल मोबाइल अस्पताल यूनिट है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना फरवरी 2022 में घोषित की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस पोर्टेबल अस्पताल का मकसद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। यह वैश्विक मानवीय प्रयासों में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जल्द इलाज पहुंचाने में यह कवायद की गई है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे जंग के मैदान में भारत के लिए एक नई विकल्प को तलाश रहे हैं? मेडिकल सेक्टर में जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की, जैसे कोरोना की वैक्सीन वैश्विक स्तर पर दी, क्या जंग के मुहाने पर खड़े विश्व को प्रधानमंत्री मोदी भारत की तरफ से भीष्म क्यूब दे रहे हैं? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहे हैं या यूक्रेन में निभाकर आ चुके हैं? क्योंकि दौरा खत्म होने के साथ कयास शुरू हो गए, लेकिन जो नजरें टिकी वो टिकी आकर दो चीजों पर। एक, क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के पास या कहें कि भारत के पास इस जंग के मैदान में कोई शांति समझौता था? दूसरा, जो भारत ने समझौते किए हैं क्या वही असली मकसद था? तीसरा, जो भारत ने गिफ्ट किए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भीष्म क्यूब है, क्या वाकई में वो इस जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित होगी? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या वाकई में भीष्म क्यूब गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ सकती है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एआई और डेटा एनालिसिस को एकीकृत करता है ये क्या भीष्म क्यूब। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं के कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाता है भीष्म क्यूब। चिकित्सा आपूर्ति की सटीक ट्रैकिंग की अनुमति देती है भीष्म क्यूब। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसमें उनके इस्तेमाल और एक्सपायरी डेट भी शामिल है जो पहले से इसके अंदर इनकोड की गई है। इसमें RFID टैग किए गए हैं उपकरणों का समावेश इसके अंदर। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा दरअसल इससे यह होगा कि इससे तुरंत और बार बार पैकेजिंग और तैनाती संभव है, क्योंकि जिसे आप देख रहे हैं दरअसल यही भीष्म क्यूब है। जब आप इसको गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसके अलग अलग फोटो नजर आएंगे, जिसमें आपको नजर आएगा कि लगभग इतने बॉक्स के अंदर ये पूरी भीष्म क्यूब है, जिसको आप एरियल जमीन पर डाउन कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। यानी अगर कोई आपदा का इलाका है, कोई युद्ध का मैदान है जहां काफी ज्यादा संख्या में सैनिक घायल हो गए और उनको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, तो फिर वहां इसको एरियल से यानी कि आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए, वायुयान के जरिए युद्ध वाले क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्रों में गिराया जा सकता है। इसको आसानी से खोला जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर इसको आसानी से बंद किया जा सकता है। लेकिन यह क्यों खास है और यूक्रेन को इसकी जरूरत क्यों? और प्रधानमंत्री मोदी ने जंग के मैदान में भीष्म क्यूब ही यूक्रेन को क्यों दी, इसको भी समझिए। क्योंकि भीष्म क्यूब मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसे पैराशूट के जरिए आपदा और युद्ध प्रभावित इलाकों में आसानी से गिराया जा सकता है। एक साथ 200 प्रभावित लोगों को संभालने के लिए यह क्यूब तुरंत मददगार साबित हो सकती है। 220 किलोग्राम वजन वाली इस यूनिट में 72 आसानी से ट्रांसपोर्टेबल कंपोनेंट्स हैं। क्यूब का इनोवेटिव डिजाइन इसे केवल 12 मिनट में शुरू करने की अनुमति देता है। यह आपात स्थिति में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जहां हर सेकंड मायने रखता है। और यह क्यूब बेहद मजबूत, जलरोधक और हल्के होते हैं। ये अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस होते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें एक ऑपरेशन थिएटर है, इसमें एक्सरे मशीन है, इसमें वेंटिलेटर है और अलग अलग चोटों के इलाज के लिए इसमें सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। भीष्म क्यूब आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान है। इसका मजबूत जलरोधक डिजाइन अलग अलग वातावरण में इसको सुनिश्चित करता है कि यह स्थायित्व प्रदान करे। इसे हवाई जहाज से लेकर जमीनी ट्रांसपोर्टेशन तक किया जा सकता है, यानी कि किसी भी माध्यम से इसे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत ने कब कब यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया है? क्योंकि अगर आज भारत यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि यह सच है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि भारत रूस का एक सच्चा मित्र है
और इस जंग में अगर भारत को किसी भी वजह से, किसी भी दौर में किसी का भी समर्थन करना पड़ेगा तो वो यूक्रेन नहीं, वो रूस होगा। लेकिन फिर भी भारत ने कब कब यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन दिया है, ये भी आपको बता रहे हैं। जरा देखिए कि कब कब ऐसा हुआ है। भारत ने G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया। 2022 में यूएनएससी में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत ने वोटिंग से पूरे तरीके से दूरी बना ली। इसके अलावा जुलाई 2024 में यूएनजीए में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान भी भारत इससे दूर रहा। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे बढ़ाया भी। दोनों देशों के बीच अगर वित्तीय वर्ष 2021-22 में $60 अरब का व्यापार हुआ तो 2030 तक इसे $100 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य है और यह सब रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ बिल्कुल नहीं है। तो क्या बिग ब्रदर की भूमिका में जो प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, क्या वो जेलेंस्की को समझा रहे हैं कि रूस के साथ रहने में ही फायदा है? अगर आप नाटो और अमेरिका देशों के साथ जाएंगे तो वो हाल होगा जो गल्फ कंट्री के अंदर हुआ, वो हाल हुआ जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ। एक दौर आएगा जब अमेरिका आपको बर्बाद करके छोड़ के भाग जाएगा। तो क्या संभलने के लिए ऐसा किया गया और क्या गले लगने के जरिए शांति के गलियारे तलाशे जा रहे हैं? इस प्रोग्राम के अंत में आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं जो 2 महीने के अंदर की हैं। दोनों में प्रधानमंत्री मोदी हैं, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी गले लग रहे हैं और उन राष्ट्र अध्यक्षों से लग रहे हैं जिनके बीच जंग चल रही है। तो जरा देखिए, गले लगने से क्या शांति के गलियारे तक ये जंग पहुंच पाएगी? ये तस्वीर 1.5 महीने पहले की, जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ रूस के दौरे पर गए थे और रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया था जो उनके गले में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से गले मिले और उस दौरान जेलेंस्की काफी भावुक नजर आए। लेकिन हमने इस तस्वीर को जो टैगलाइन दी है वो टैगलाइन है गले से शांति के गलियारे तक। क्या वाकई में ये जंग पहुंच पाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया आज शांति दूत के तौर पर देख रही है, बिग ब्रदर के तौर पर देख रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा।